भारतीय कुश्ती के इतिहास में आज का दिन की अगर बात करें तो काफ़ी निर्णायक रहा, काफ़ी ऐतिहासिक रहा और मैं अभी उसी मैट के पीछे खड़ा हूँ जहाँ पे आज सारी बाउट्स लड़ी गई। अभी मैं खड़ा हूँ केडी जाधव इंडोर हॉल, यहीं पे आज विमेन्स रेसलिंग के सारे ट्रायल्स हुए। मेरे पीछे जो मैट दिख रहे हैं, मेरे पीछे जो हॉल दिख रहा है वो अभी काफ़ी खाली है। सारे रेसलर्स जा चुके हैं, सारे लोग जा चुके हैं बट आधे घंटे पहले यहाँ पे चहल-पहल थी और रेसलिंग की ज़बरदस्त जो है बाउट्स वो यहाँ पे लड़ी गई। काफ़ी मशक्कत चल रही थी, काफ़ी कशमकश चल रही थी भारतीय महिला पहलवानों के बीच में और गजब का दिन रहा। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और मैं आपको विस्तार में बताऊँगा कि आज जो है रेसलिंग ट्रायल्स, विमेन रेसलिंग ट्रायल्स न्यू दिल्ली में जो हुआ है एशियन गेम्स के लिए, वो कैसा गुज़रा। तो सुबह की अगर बात करें तो 7 बजे जो है वो वेट चेक था, वेट इन था और सबसे बड़ी जो कशमकश थी भारतीय कुश्ती समर्थकों के बीच में, वो सबसे बड़ी कशमकश ये थी कि विनेश फोगाट किस कैटेगरी में जो है रिप्रेजेंट करने वाली है खुद को। 57 केजी में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था गोंडा रैंकिंग सीरीज़ में जहाँ पे वो खेल नहीं पाई क्योंकि सो कॉज़ नोटिस डब्ल्यूएफआई की तरफ से दिया गया था। उसके बाद विनेश हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में जो फैसला आया वो विनेश के पक्ष में था जहाँ पे उन्हें एक रिलीफ मिली, जहाँ पे हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये जो अ, डब्ल्यूएफआई का फैसला है विनेश को बार करने से नेशनल रैंकिंग सीरीज में वो काफ़ी विंडिक्टिव है, वो काफ़ी भेदभावपूर्ण है और उसको जो है एक्सक्लूसिवली इन नेचर बताया। उसके बाद डब्ल्यूएफआई ने कंटेस्ट किया, चैलेंज किया हाई कोर्ट का डिसीजन और तो सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट भी विनेश फोगाट के साथ ही गई और वहाँ पे उन्होंने साफ-साफ बोला कि विनेश फोगाट को कम्पीट करने दो। उसके बाद सबसे बड़ा मसला था, बहुत से ऐसी रिपोर्ट्स आई जहाँ पे ये बोला गया 53 केजी में खेलेंगे बट रात को फिर एक लेट नाइट एक रिपोर्ट्स आई और कुछ ऐसे पेपर्स भी सामने आए जो हमने असेस किए और जहाँ से ये साफ-साफ पता चल रहा था कि फेडरेशन जो है वो विनेश को 50 केजी में रजिस्टर करना चाहती है क्योंकि लास्ट उसका जो टूर्नामेंट था जहाँ पे पेरिस 2024 जहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, उस टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने 50 केजी में शिरकत की थी। सो उसके बाद जो है 50 केजी का जो सिलसिला चल रहा था मगर विनेश जब सुबह वेट इन के लिए आई तो उसके बाद उन्होंने 53 केजी में वेट इन दिया और वो उनका टोटल जो वेट था वो 53 किलो अ, 900 ग्राम था। हालाँकि आपको जो है यहाँ पे रेसलिंग ट्रायल्स में 1 केजी का एग्जेम्पशन मिलता है, तो अगर आप अंडर 40 54 करते हैं, तब भी आपको मौका दिया जाता है और उसके बाद वो सारी बाउट स्टार्ट हुई, जहाँ पे दिनेश ने उसके पहले भी रेस्पोर्ट्स के बताया कि वो लड़ रही है और उन्होंने ये कन्फर्म भी किया था रेस्पोर्ट्स को कि वो 53 केजी में लड़ने जा रही हैं। सुबह से रेस्पोर्ट्स पे ही सारी अपडेट जो है लगातार मैं अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ से कुछ भी ऐसा बचा नहीं है, जो मैंने अभी तक जो है आपको बताया नहीं है। उसके बाद बाउट स्टार्ट हुई अंतिम बंगाल, मीनाक्षी निशु विनेश 53 केजी कैटेगरी में जो सबसे बड़े नाम थे, विनेश ने बहुत शानदार शुरुआत की। थोड़ा-सा शुरू में डिफेंस दिखाया, फिर 7-1 से एक जीत दर्ज की और उसके बाद थोड़ा-सा कठिन रहा विनेश का सफ़र। निशु के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में खेलते हुए उन्होंने एक बहुत ही क्लोज़ विन ली और वो काफ़ी विवादास्पद जो है बाउट रही है। जहाँ पे पॉइंट्स को लेके जहाँ पे उसके कोच और पति सोमवीर ने काफ़ी सवाल उठाए। संजय सिंह भी उठ के गए थे और काफ़ी जो है उनके बीच में काफ़ी विवाद भी हुआ, काफ़ी बातें भी हुई, काफ़ी गरमा-गरमी भी रही और लगातार जो है रेफ़री को या जो जजेस हैं उनको भी ब्लेम किया गया कि जो जिस तरीके से रेसलिंग ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है ये सही नहीं है। हालाँकि जो फैसला था वो सर्वोपरि था और रेफ़री भी थोड़े प्रेशर में थे। बट फैसले उन्होंने काफ़ी ठीक-ठाक ही दिए हैं। और मैचेस की बात करें उसके बाद जब सेमीफाइनल में पहुँचे तो मीनाक्षी का सॉरी विनेश का सामना मीनाक्षी से हुआ जो ज़बरदस्त फ़ॉर्म में थी, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल्स में इसी मैट पे अंतिम पंगाल को हराया था और उनसे मुकाबले में एक कड़े मुकाबले में, क्लोज़ मुकाबले में जहाँ काफ़ी विवाद फिर से एक बार उमड़ा। बीच में मैचेस काफ़ी रुके, 6 मिनट के जो मैच है, रेसलिंग का जो बाउट होता है वो 25 मिनट से ऊपर चला, बार-बार रुका, बार-बार किसी न किसी कारण से बार-बार डिसीजन चैलेंज किए गए बट अंतिम में एक क्लोज़ फाइट से मीनाक्षी जो हैं वो विजयी हुई। हालाँकि विनेश जो है विजयी हारने के बाद सेमीफाइनल बाउट में वो हँस के आई, वो मीनाक्षी से मिली और उस उन्होंने कोर्ट की तरफ उँगली करते हुए बोला कि यहाँ पे मैं फिर से लौट के आऊँगी। सुबह उन्होंने बताया था कि 2 साल अभी तक मैं अभी मेरी कसम फिर से चलने वाली है रेसलिंग में जिसका मतलब जिस जो ये इशारा बताता है कि ये 2028 तक विनेश देख रही हैं। हालाँकि अंतिम पंगाल के लिए दिन बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बहुत शानदार रहा और उन्होंने फाइनल में जीत दर्ज करके मीनाक्षी को हरा के एक और विवादास्पद बाउट में जहाँ पे मामला जो है लास्ट सेकंड तक गया और लास्ट सेकंड के बाद जो है मीनाक्षी जो है बाउट मैच छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उनके फादर की तरफ से, उनके कोचेस की तरफ से बहुत ही प्रोटेस्ट चला। वो रेसलिंग फेडरेशन के चीफ संजय के पास भी बार-बार जाके वो डिमांड कर रहे थे कि अ
सही डिसीजन दिया जाए वो मानने को तैयार नहीं थे। हालाँकि रेफरी का डिसीजन काफ़ी बेहतर था और 3-2 से अंतिम बंगाल को एशियन गेम्स की टिकट मिली। उसके बाद जो है अगर और भी कैटेगरीज़ की बात की जाए तो और भी कैटेगरीज़ में 50 केजी में जो है दीपांशी हैं वो एशियन गेम्स भारत को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। अंतिम पंगाल 53 केजी में करेंगी, मनीषा भानवाला 57 केजी में करेंगी, 62 केजी में आपको मानसी दिखेंगी, निशा दया आपको दिखेंगी 68 केजी में और 76 केजी में प्रिया मलिक भारतीय टीम की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आएँगी। तो आज को लेके रेसलिंग बाउट्स को लेके, विमेन रेसलिंग ट्रायल्स को लेके सारी अपडेट्स अभी तक जो रही हैं मैं आपको बता चुका हूँ और कल आप कहीं मत जाइएगा, सिर्फ रेड स्पोर्ट्स पे आपको पल-पल की खबर मिलती रहेगी। लखनऊ से ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल के ट्रायल्स होने हैं और कल मैं वहाँ पे आपको मिलूँगा सारी अपडेट्स के साथ। तो रेड स्पोर्ट्स को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। आई एम रैपिंग माय कैंपेन हियर। थैंक यू। तो क्या कुछ बोलोगे इस बारे में? नहीं, अच्छा किया, मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने अपना 100% दिया है। मैं मानती हूँ कि मैं अगर मैट से बाहर जाऊँ तो मेरे को ये नहीं होना चाहिए कि काश मैं ये कर ले। तो मैंने अपना जितना मेरे बॉडी में एनर्जी थी मैंने सब दिया है और आई थिंक मेहनत कम थी, मैं और मेहनत करूँगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा बेटा शायद बड़ा होगा, देखा गया तो मम्मी ने 10 महीने का जब था तो वो रेसलिंग मैट के ऊपर ट्रेनिंग करी थी और मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए खुद मोटिवेशन बनना चाहती हूँ। तो मैं अभी उन्होंने ये कहा है कि ट्रायल जो है पूरे ठीक ठाक किए हमने और अब कोई दिक्कत हो तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सब ने देखा कितने फेयर तरीके से हुए कितने नहीं हुए, सब लोगों को पता है कितना फेयर हुआ, पूरा देश जानता है। और आज से नहीं, बहुत दिनों से तो ये सब चल रहा है ना, सब खुद ही खड़ा है। तो एक भी नहीं बोलने से या नहीं बोलने से कुछ नहीं होता। आगे तो पता लगा कुछ आपको लगा दिक्कत हुई खिलाड़ियों तो आपको नहीं पता, पूरा मीडिया मतलब आप सब लोग देख रहे थे, दिक्कत ही दिक्कत हो रही थी ना, सुबह से लेके शाम तक, शाम से हर मैच के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही है एक एक पॉइंट्स के लिए। पूरा सिस्टम एक साइड खड़ा है और हम सब एक साइड में खड़े हैं। लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उनके सामने सिनातन के आज भी खड़े और लड़ेंगे आगे भी। दिनेश, 28 आपने बोला है, अंदर भी बोली, तो आप अब रोड कैसे देख रहे हो आगे, कैसे देख रहे हो अपने करियर को आगे? देखते हैं, ट्रेनिंग करेंगे, अभी प्लान बनाएंगे कि कहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो हमारी टीम पूरी बैठ के डिसाइड करेगी। और आप देश के लिए बहुत बारी आपने बहुत बारी गौरवान्वित महसूस कराया है। आज आप खुद से कितना गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, क्योंकि इस पूरा सिस्टम से अकेले लड़के यहाँ पे आज आप खड़ी हैं, कोर्ट ने आपका सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, आज भी आप यहाँ पे पूरा शेरनी की तरह लड़ी, क्या बोलेंगी इस पर? कि मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ हमारी सुप्रीम कोर्ट का और दिल्ली हाई कोर्ट का। उन्होंने परमिशन दी है तो इसलिए आज मैं मैट पे हूँ। नहीं तो ये लोग तो मेरे को कैसे भी मैट पे नहीं आने देना चाहते थे। और आखिर तक स्टार्टिंग से मैं यही बोल रही थी कि मैट पे डिसाइड होने दो कौन अच्छा है कौन नहीं है। ऑब्वियसली 22 मैच हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी ट्रेनिंग करूँ कि जो ये चीटिंग कर रहे हैं उनकी चीटिंग भी पीछे रह जाए और ये जाके भी मेरे को ना डिफीट कर पाएँ। तो इतनी मैं अपना कोशिश करूँगी कि और ट्रेनिंग बढ़ाऊँ और अच्छा करूँ। आप वापस आओगे एंड 53 किलोग्राम में आपको कितना फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है? अच्छा है, मतलब बच्चों में तो अगर सिस्टम सपोर्ट करेगा तो हमारे सब बच्चे अच्छे ट्रेनिंग करते हैं। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिस्टम सपोर्ट करेगा तभी उस टैलेंट का फ़ायदा है। अदरवाइज तो फिर वही आराम के भरोसे ही मेडल आते हैं ओलंपिक्स में। मैं गई कहाँ हूँ वापस आने के लिए। दिनेश, बीच बीच में ऐसा लगा कि आप लोगों को एक एक पॉइंट के लिए लड़ना पड़ रहा था, उस समय एक रेसलर के दिमाग में क्या चल रहा है? हम तो बहुत ही दिनों से लड़ रहे हैं। आज मैट के ऊपर कम से कम मैट पे लड़ने का तो मौका मिला, तो लड़ रहे थे एक एक पॉइंट के लिए। पूरा सिस्टम एक साइड करा था, रेफरी सब, कोई फेयरनेस नहीं था यहाँ पे मैच में। और जो कोई मेरे जैसे जो भी बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके साथ में सिस्टम ऐसे ही करता है। दिनेश, मदरहुड ऑब्वियसली हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा चेंज करता है। एज अ रेसलर क्या क्या डिफरेंसेस फील हुए? खुद की बॉडी में कितना बदलाव महसूस हुआ? 10 महीने में मैं मानती हूँ कि मैंने काफ़ी अच्छा किया है। और बहुत ही, मैं तो ऑलमोस्ट 32 की हो जाऊँगी अभी। और बहुत सारी यंग 20-20 21 साल की लड़कियाँ हैं, तो उनके साथ में आज भी उनको ये डर है कि हाँ कोई हमारे सीनियर है जो आज भी हमारे साथ कंपटीशन कर रहा है। तो उनके लिए भी एक कंपटीशन हूँ मैं, और मैं भी उनको कंपटीशन के उसमें देखती हूँ। तो बस अच्छा करेंगे रेसलिंग के लिए जितना कर सकते हैं, अगर ये सिस्टम करने देगा तो। नेक्स्ट क्या है? पता नहीं नेक्स्ट तो, मतलब ये लोग कौन सा नेक्स्ट करने देंगे मुझे तो अभी भी पता नहीं है। ट्रायल्स का भी एंड तक मुझे नहीं पता था, अभी ट्राई कर रहे हैं। हमारी तो हर दिन एक जंग है, पहले मैट के बाहर है फिर मैट के अंदर है।
और बस मैं अगर यहाँ पे हूँ आज तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जो उनको दिया है उसके बाद में भी ये बेशर्मों की तरह लगे पड़े हैं कि इस बेट में खेलना है, ये खेलना है, वो खेलना है। पूरा दिन मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं। रात को 11 बजे भी नोटिस निकाल रहे हैं। मेंटली आपको होता कि आपको रात को नींद ही ना आए।